हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया आरबीटीएस टेस्ट 9 और ये सेशन है इस मिशन के तहत। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो ये सेशन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ द बिगनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जब शुरू हो जाएगा, शुरुआत जहाँ पर होगी, तो व्हेन द लार्ज सब यूनिट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल encounters an mRNA, when the small subunit of protein factory of cell encounters mRNA, when the small subunit of protein factory of cell encounter tRNA, when the large subunit of protein factory of cell encounters a tRNA। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक्टिवेट होगा, इसमें एटीपी आकर के जुड़ता है। दूसरा होता है यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड के बाद चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ये इसी को बोलते हैं अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमाइनो एसिड ये इससे आकर के टीआरएनए से जुड़ेगा। इसके बाद फिर ये इनिशिएशन। तो इनिशिएशन वाले स्टेप की शुरुआत जो होती है ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो यहाँ पर सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट के बाद फिर लार्जर सब यूनिट, फिर ये साइट्स प्रोवाइड करते हैं EPA। तो यहाँ पर शुरुआत होगी व्हेन द स्मॉल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल दैट इज राइबोसोम encounters an mRNA। तो करेक्ट आंसर है 91 का यहाँ पर सेकंड। NCERT 2 पेज नंबर 59 पर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज डन बाय। तो एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, अमाइनो एसिड ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी जो यहाँ पे टर्मिनल फॉस्फेट्स हैं ये हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं, ये ब्रेक होंगे एंजाइम के प्रेजेंस में। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अमाइनो एसिल एडिनाइलेट, AMP में कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम के साथ। इसको बोला जाएगा अमाइनो एसिल एडिनाइलेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो इस एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड में ATP की ज़रूरत है प्लस एंजाइम, और इस एंजाइम का नाम होता है अमाइनो एसिल tRNA सिंथेज। ये कॉम्प्लेक्स फिर जाएगा tRNA के पास, अमाइनो एसिड AMP, और इसके साथ यहाँ पर फिर एंजाइम, और प्लस यहाँ पर आएगा tRNA, और tRNA फिर अमाइनो एसिड के साथ जुड़ जाएगा। अमाइनो एसिड tRNA ईस्टर बॉन्ड होगा यहाँ पर, प्लस AMP अलग हो जाएगा और एंजाइम यहाँ पर अलग हो जाता है। ये स्टेप कहलाता है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो यहाँ पर पूछा गया है ये कहलाता है चार्जिंग ऑफ tRNA या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA। ये है एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, और ये एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इसके लिए एंजाइम कौन सा? तो अमाइनो एसिड tRNA सिंथेज। आंसर होगा यहाँ पर 92 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर है ये 98, NCERT 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, अमाइनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ATP एंड लिंक टू देयर कॉग्नेट tRNA, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक्टिवेशन के बाद जब लिंकिंग होगी उसकी बात हो रही है, लिंक टू देयर कॉग्नेट tRNA। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ tRNA, या इसी को बोला जाता है अमाइनो एसाइलेशन। अमाइनो एसिड का tRNA से जुड़ना, अमाइनो एसाइलेशन। तो बोथ करेक्ट होगा। आंसर होगा 93 का 4। NCERT 2 पेज नंबर 98 से ये फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94, Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason.
रेगुलेशन ऑफ एन ओपरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज निगेटिव रेगुलेशन। तो लैक ओपरॉन में हम लोगों को पता है ये रेगुलेटरी जीन, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिबिट करती है, रिप्रेस करती है। इसके बाद यहाँ पर प्रोमोटर, उसके बाद ऑपरेटर, और उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चरल जीन का क्लस्टर ZYA पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। और यहाँ पर ये जो आई जीन है ये रिप्रेसर mRNA बनाएगी और फिर इससे बनता है रिप्रेसर प्रोटीन। तो यहाँ पर पूछा गया रेगुलेशन ऑफ एन ओपरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर टू एज निगेटिव रेगुलेशन। तो ये सही है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी है ये ऑपरेटर से जाकर के बाइंड करती है और RNA पॉलीमरेज को यहाँ पर प्रोमोटर साइट पे ये पहुँचने नहीं देती है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन इसका ब्लॉक कर देती है। तो नॉर्मल कंडीशंस में ये कैसा रहेगा, ऑफ रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये इसका निगेटिव रेगुलेशन, तो ये सही है। ओपरॉन अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन आर रेगुलेटेड बाय एक्टिवेटर, ये नेगेटिव रेगुलेशन का भी एग्जाम्पल है और पॉजिटिव रेगुलेशन का भी एग्जाम्पल है। पॉजिटिव रेगुलेशन के केस में ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कैंप कॉम्प्लेक्स, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, इसके प्रेजेंस में ये पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जाम्पल है। ये तो ये भी सही है, NCERT में दिया हुआ है कि पॉजिटिव रेगुलेशन एज वेल एज निगेटिव रेगुलेशन। एक्टिवेटर यहाँ पर हो जाता है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आंसर होगा यहाँ पर 94 का फर्स्ट। पेज नंबर है ये NCERT 201। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, रिप्रेसर mRNA विल बी फॉर्म्ड इन। तो रिप्रेसर mRNA का फॉर्मेशन कब होगा, तो लैक ओपरॉन में ये रिप्रेसर जीन, रेगुलेटर जीन, ये यहाँ पर प्रोमोटर, उसके बाद फिर ऑपरेटर और उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल जीन ZY और A। तो रिप्रेसर mRNA ये बनाता है रिप्रेसर mRNA। और ये फिर जब ट्रांसलेट होगा तो ये बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। अगर इंड्यूसर एब्सेंट है तो ये फिर जाकर के बाइंड करता है ऑपरेटर से और इसको ऑफ रखता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो विल बी फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर बोथ 1 and 2, प्रेजेंस ऑफ लैक mRNA। तो इंड्यूसर जो होता है इसको ब्लॉक करता है, इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेकर के आता है रिप्रेसर प्रोटीन में। ये यहाँ पर इंड्यूसर होगा लैक्टोज या एलोलैक्टोज। ये इंड्यूसर है और इसका जो एक्सप्रेशन है रिप्रेसर mRNA बनाना और रिप्रेसर प्रोटीन बनाना, ये कॉन्स्टिट्यूटिवली होता है। लगातार बनता रहेगा। तो ये एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में भी होगा, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर की कंडीशन में भी होगा। बोथ 1 and 2 विल बी द आंसर। आंसर यहाँ पर होगा थर्ड 95 का। NCERT 2 पेज नंबर 101। The repressor of the operon is synthesized all the time constitutively from the I gene. Next, क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर पूछा गया मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो 2968 जीन्स ये किस पे हैं, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पर। 231 जीन ये स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम नंबर Y, इसीलिए यहाँ पर इसके सीक्वेंसिंग में टाइम लगा था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जीन्स कैरी करता है। 2006 में ये कंप्लीट हुआ था। 2.4 मिलियन बेसेस, ये क्या हो गया, ये लार्जेस्ट जीन डिस्ट्रोफिन ह्यूमन जीन जो है इसमें टोटल बेसेस। और 30,000 जीन ये टोटल नंबर ऑफ जीन्स।
सैलिएंट फीचर में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हुआ ए इज़ थर्ड, बी इज़ फोर्थ, सी इज़ फर्स्ट एंड डी इज़ सेकेंड। 96 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू इट्स पेज नंबर, और ये पेज नंबर था 104। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। इन रिपीटेटिव सीक्वेंसेस ए स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। तो रिपीटेड सीक्वेंस जो होते हैं ये रिपीटिंग यूनिट्स के बने होते हैं। रिपीटिंग यूनिट्स 1 से 6 बेस पेयर की भी हो सकती हैं, 10 से 60 बेस पेयर की भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन माइक्रो सैटेलाइट है या मिनी सैटेलाइट है। और ये रिपीटिंग यूनिट्स जितनी बार रिपीट होंगी डीएनए में तो ये कहलाएगा इसका कॉपी नंबर। तो ये कॉपी नंबर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो रिपीटेड मेनी टाइम ये सही दिया हुआ है। बल्क डीएनए फॉर्म से मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर रेफर्ड एज सैटेलाइट डीएनए ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सैटेलाइट डीएनए और बल्क डीएनए, सैटेलाइट डीएनए ये टर्म आया है जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो जो बल्क डीएनए होगा ये मेजर पीक फॉर्म करेगा, बैंड्स इनके अलग अलग होंगे। और जो सैटेलाइट डीएनए है ये माइनर पीक, क्योंकि इसकी डेंसिटी यहाँ पर डिफरेंट होगी और इसकी डेंसिटी अलग होगी। तो ये बल्क डीएनए और ये सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। तो ये सैटेलाइट डीएनए टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। और यहाँ पर ये कौन सा होता है, सीजियम क्लोराइड यूजली मेथड डेंसिटी ग्रेडियंट ये यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 97 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू पेज नंबर 98। Find out the correct statement with respect to diagram representing translation in bacteria. Last peptide bond formation takes place between glycine and leucine. तो ग्लाइसिन ये यहाँ पर दिया हुआ है, ग्लाइसिन यहाँ पर दे रखा है। ये जो लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड एलानिन और वैलिन इनके बीच में, या फिर अगर ये आ रहा है तो ये भी यहाँ पर अलग है, वैलिन और इसके बीच में। तो ये गलत दिया हुआ लास्ट पेप्टाइड बॉन्ड। राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडॉन टू कोडॉन अलोंग द mRNA। तो ये इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ राइबोसोम। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इसके बाद ये राइबोसोम यहाँ पर ट्रांसलोकेट करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट जो कोडॉन है उसको ये रीड करेगा। तो ये यहाँ पर सही है। फर्स्ट अमाइनो एसिड इज प्रोलीन प्रेजेंट एट ए साइट। तो प्रोलीन यहाँ पर नहीं होगी। लास्ट कोडॉन ऑफ mRNA इज CUU, ये भी गलत दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड। NCERT 2 पेज नंबर 99। नाउ क्वेश्चन नंबर 99। What is the criteria for DNA fragments movement on agarose gel during gel electrophoresis? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए मेथड। और यहाँ पर डीएनए का फ्रेगमेंट डी कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो इसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाएगा तो ये मूव करता है टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इसका नाम है एनोड। इसको लोड करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। और ये मूवमेंट जो होगा ये एग्रोज मीडियम के थ्रू होता है। एग्रोज क्या है, ये नेचुरल पॉलीमर जो सीवीड से ऑब्टेन किया जाता है। तो जब यहाँ पर इसको डीएनए को लोड करेंगे तो ये साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेपरेट होगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एग्रोज मीडियम इसको प्रोवाइड करता है सीविंग इफेक्ट। छन्नी जैसा इफेक्ट। तो ये द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, जितना छोटा उतनी दूर मूव करेगा। सही है। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स मूव टू फार्दर एंड, गलत है। पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव
नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट्स मूव करते हैं, द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, ये भी गलत, ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर 99 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, NCERT 206 था ये। इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग प्रोब रिफर्स टू, तो प्रोब यहाँ पर होता है सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA, और ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी ऑटो रेडियोग्राफी की जा सकती है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। और इनके सीक्वेंसेस नोन होते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ करते हैं इसको। तो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डबल स्टैंडर्ड गलत है, डबल स्टैंडर्ड DNA गलत है, डबल स्टैंडर्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो 100 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, NCERT 206। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, द मेन एम ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज, मेन एम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या है, टू इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स इनटू ह्यूमंस, टू आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन DNA, to develop better techniques for comparing two different human DNA samples, to remove disease causing genes from human DNA। तो मेन एम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करना नहीं था, टू आइडेंटिफाई एंड सीक्वेंस ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन DNA। तो इसमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द जीन्स, इसके बाद फिर इसका डिटरमाइनिंग द सीक्वेंसेस, सीक्वेंसेस डिटरमाइन करना, 3 बिलियन जो बेस पेयर्स थे उनका। उसके बाद फिर स्टोरेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, फिर इसके बाद ट्रांसफ़र, और उसके बाद फिर एड्रेस एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज, और इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। तो ये यहाँ पर सही दिया हुआ है। बाकी टू डेवलप बेटर टेक्निक्स फॉर कंपेयरिंग टू डिफरेंट ह्यूमन DNA सैंपल्स, टू रिमूव डिजीज कॉजिंग जीन्स, ये इसका गोल नहीं है। 101 का करेक्ट आंसर है सेकंड, और ये यहाँ पर गोल्स दे रखे हैं NCERT 202 पे। ऑल द जीन्स आइडेंटिफिकेशन, डिटरमाइन द सीक्वेंस, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, इम्प्रूव टूल्स, ट्रांसफ़र एंड एड्रेस द एथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इनकरेक्ट आपको बताना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स को लेकर के। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 मिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन DNA, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 मिलियन, ये 3 बिलियन होना चाहिए था, 3 × 10⁹, मिलियन होगा 3 × 10⁶, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी यहाँ पर करेक्ट है। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस भी किए थे। तो ये यहाँ पर पेज नंबर इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। गैलेक्टोज ये रिप्रेसर से बाइंड करता है और इसको इनएक्टिवेट करेगा। तो ये रिप्रेसर प्रोटीन से गैलेक्टोज नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था लैक्टोज या एलोलैक्टोज। इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स एट द ऑपरेटर रीजन, ये सही है। रिप्रेसर जो है ये ऑपरेटर रीजन पर बाइंड करता है। जड जीन कोड्स फॉर, जड जो है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई जो है ये परमिएज के लिए। तो ये रेगुलेटर जीन, इसके बाद प्रोमोटर, उसके बाद ऑपरेटर, और उसके बाद फिर ये जड वाई और ए। जड इज़ फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई इज़ फॉर परमिएज एंड ए इज़ फॉर ट्रांस एसिटाइलेज।
दिस वॉज एल्यूसिडेटेड बाय जैकब एंड मोनोड, और ये लैकोप्रॉन सबसे पहले किसने, जैकब एंड मोनोड ने दिया था। तो ये सही है, बी सही है और डी सही है, दो ही सही है यहाँ पर। आंसर होगा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पेज नंबर है ये 101। नाउ क्वेश्चन नंबर 104। 104 में दिया हुआ है मैच द कॉलम। एडाप्टर आरएनए, एडाप्टर आरएनए कौन सा होगा, ये होगा टीआरएनए। ये अमाइनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट किधर करेगा, 3 प्राइम एंड पर। कैटालिटिक आरएनए, कैटालिटिक आरएनए हो गया राइबोसोमल आरएनए, ये कैटलिस्ट की तरह और ये राइबोजाइम कहलाते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें 23 राइबोसोमल आरएनए राइबोजाइम का काम करेगा एंजाइम की तरह, और अगर यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें 28 राइबोसोमल आरएनए। आरएनए दैट हेल्प इन स्प्लाइसिंग, तो स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट में, और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है SNRNA प्लस प्रोटीन्स, इनको प्रोनाउंशिएट किया जाता है स्नब्स। तो ये स्प्लाइसियोसोम SNRNA प्लस प्रोटीन का बना होता है, स्प्लाइसिंग में रिक्वायर्ड है। टेम्पलेट RNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये टेम्पलेट का काम कौन सा करता है, टेम्पलेट होगा mRNA, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को DNA से लेकर के आता है। तो एक फर्स्ट का हो जाएगा D, सेकंड का हो जाएगा C, थर्ड का हो जाएगा A और फोर्थ का होगा B। आंसर विल बी फर्स्ट, 104। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, NCERT 2 पेज नंबर 98। 105, द अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर प्रेजेंट एट बोथ 5 प्राइम एंड बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड एट 3 प्राइम एंड आफ्टर स्टॉप कोडॉन ऑफ mRNA। तो ये सही है, अनट्रांसलेटेड रीजन दोनों में ही प्रेजेंट, दोनों जगह एंड पे प्रेजेंट है, स्टार्ट कोडॉन से पहले भी और स्टॉप कोडॉन के बाद भी। UTRs आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, तो ये एफिशिएंट केस में ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, ट्रांसलेशन के इनिशिएशन को रेगुलेट करेंगे यहाँ पर जो सीक्वेंसेस होंगे। इसके अलावा ये इसकी एफिशिएंसी के लिए ट्रांसलेशन के रेट वगैरह को भी कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स। आंसर होगा थर्ड, 105। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर होगा 106। Given below are two statements. The probability of DNA polymorphism would be higher in non-coding DNA sequences. Probability of DNA polymorphism. तो DNA polymorphism किस रीजन में ज़्यादा होती है, नॉन कोडिंग में। तो ये सही है, क्योंकि नॉन कोडिंग जो होगा ये एक्सप्रेस नहीं होते हैं। Mutation in non-coding sequences may not have any immediate effect in an individual's reproductive ability, इसीलिए ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, इनका प्रोपोर्शन जो होगा बढ़ता जाएगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। आंसर विल बी फर्स्ट, 106। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पेज नंबर है ये 100, NCR 107। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो ये दोनों स्ट्रैंड की कॉपी होती है रेप्लिकेशन में, और पूरे स्ट्रैंड कॉपी किए जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड, और उसका भी सेगमेंट कॉपी किया जाएगा, जो जीन वाला पोर्शन होगा। द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन में भी और ट्रांसक्रिप्शन में भी कॉम्प्लीमेंटेरिटी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बोथ स्टैंड्स की वजह से ये गलत और ये वाला सही। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट
बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर 107 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर था ये 91। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। 108 में दिया हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द रेगुलेटर जीन आई एसोसिएटेड विद द लैक ओपरॉन इज करेक्ट। तो यहाँ पर लैक ओपरॉन में ये रेगुलेटर जीन आई, इसके बाद प्रोमोटर, फिर ऑपरेटर और उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल जीन ZYA। तो mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द आई जीन वेदर लैक्टोज इज प्रेजेंट और नॉट, तो ये सही है। ये रिप्रेसर mRNA बनाता है, इसके बाद ये प्रोटीन बनेगी और ये कॉन्स्टिट्यूटिवली बनती है, मतलब ऑल द टाइम। आई जीन जो होगी ये लगातार इसको बनाती रहेगी। ये लैक्टोज प्रेजेंट है या नहीं, लैक्टोज अगर प्रेजेंट होगा तो इसको ये इनएक्टिवेट करेगा। लैक्टोज क्या करता है, ये इंड्यूसर का काम करता है। तो लैक्टोज विल इनएक्टिवेट, कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे जिसकी वजह से ये फिर जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये ऑपरेटर से जा कर के बाइंड नहीं कर पाएगी। अगर लैक्टोज नहीं है तो फिर ये जा कर के बाइंड करेगी, जिसकी वजह से RNA पॉलीमरेज आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन mRNA ट्रांसक्राइब्ड होगा या नहीं होगा ये लैक्टोज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द आई जीन, ये सही दिया हुआ है। mRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द आई जीन ओनली व्हेन लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट, गलत है। लैक्टोज इनिबिट द सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम द आई जीन, इनिबिट नहीं करता है, सिंथेसिस तो हो ही रहेगी, बस उसको इनएक्टिवेट करेगा। और लैक्टोज प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ mRNA, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 108 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज नंबर, इसका लैक ओपरॉन जहाँ पर है। नेक्स्ट 109 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर VNTR। तो VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। तो यहाँ पे जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं ये टेंडमली अरेंज्ड हैं। टेंडमली मतलब एक दूसरे के कंटिन्यूएशन में, कॉन्टिन्यूसली अरेंज्ड है और ये वेरिएबल नंबर शो करती हैं। रिपीटिंग यूनिट जो होंगी वो कितनी बार आई है, ये इसका कॉपी नंबर, तो ये कॉपी नंबर यहाँ पर वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो VNTR बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रिफर टू एज माइक्रो सैटेलाइट। तो ये सैटेलाइट DNA है, रिपीटिंग यूनिट्स के बने होते हैं, लेकिन ये माइक्रो सैटेलाइट नहीं, ये मिनी सैटेलाइट टाइप के। माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बेसिस। बेसिस कौन से, बेस AT रिच है या GC रिच है, इसके बेसिस पर लेंथ ऑफ सेगमेंट कितनी है और उसके बाद नंबर रिपीटिंग यूनिट्स का, इन तीन पे डिपेंड करके ये माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, दो टाइप के सैटेलाइट DNA दिए हुए हैं। तो कॉपी नंबर ऑफ VNTR वेरीज फ्रॉम क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल। क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी करेगा। VNTR डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये रिपीटिंग यूनिट्स के बने हुए हैं और ये नॉन कोडिंग रीजन में होते हैं, तो ये डू नॉट पार्टिसिपेट सही है। द नंबर ऑफ रिपीट ऑफ VNTR शो वेरी लो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, गलत है। ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉपी नंबर। कॉपी नंबर इनका वेरी करता है। इसी पॉलीमॉर्फिज्म को DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया करेक्ट, तो करेक्ट हुआ यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 206. Now question number 110. Which of the following pair is correct about Human Genome Project? तो Human Genome Project, ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग, और इसमें दो मैथडोलॉजी थी, एक थी EST मेथड और दूसरा था होल जीनोम सीक्वेंसिंग।
पूरे का पूरा जीनोम जब सीक्वेंस किया जाएगा तो इसके जो फंक्शंस होंगे वो असाइन करना, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, असाइनिंग द फंक्शंस। और EST मेथड, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, सिर्फ उन जीन को सीक्वेंस किया जाए, उन सेगमेंट्स को जो अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। तो EST मेथड, सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली कोडिंग पार्ट, ये सही है। सीक्वेंस एनोटेशन मेथड, सीक्वेंस ऑफ ओनली नॉन कोडिंग पार्ट, गलत है, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग से रिलेटेड था। ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर, सीक्वेंस ओनली कोडिंग पार्ट, ये भी गलत। और क्लोनिंग वेक्टर जो यूज़ किए गए थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में वो थे बैक और यैक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 110 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पेज नंबर है ये 103। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, रीड द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, आइसोलेशन के बाद इसको फिर फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो फ्रेगमेंटेशन, या इसी को बोलते हैं डाइजेशन। और इसके बाद फिर यहाँ पर सेपरेशन के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फिर इसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ब्लॉटिंग की जाएगी, ब्लॉटिंग के बाद इसका हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर लास्ट में ऑटो रेडियोग्राफी। तो ऑटो रेडियोग्राफी जो होगी यहाँ पर लास्ट स्टेप, और सबसे पहले होगा आइसोलेशन। तो आइसोलेशन यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, छठा, और लास्ट स्टेप है यहाँ पर ऑटो रेडियोग्राफी, चौथा। तो चौथा इसमें करेक्ट आंसर होगा थर्ड। तो सबसे पहले आइसोलेशन के बाद डाइजेशन के बाद फिर इसका यहाँ पर सेपरेशन के बाद फिर ब्लॉटिंग के बाद यहाँ पर दूसरा हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के बाद फिर ऑटो रेडियोग्राफी। करेक्ट आंसर हुआ 111 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, NCERT 206। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, normal DNA molecule is continuously replicated in N15 medium, then what will be the percentage of pure light DNA molecule in 4th generation। तो नॉर्मल DNA मॉलिक्यूल इसको यूज़ किया गया है, इसको फिर किस में मल्टीप्लाई किया गया है, N15 वाले मीडियम में, और 4 जनरेशन तक। तो इसके बाद यहाँ पर जितने भी होंगे वो इसमें 1-2 हाइब्रिड रहेंगे, और बाकी जो होंगे वो हैवी हो जाएंगे। तो इस जनरेशन के बाद ये हो जाएगा हाइब्रिड, और इसके बाद यहाँ पर 2 हाइब्रिड हमेशा रहेंगे, और उसके बाद बाकी जो बचेंगे वो कैसे होंगे, वो हैवी होंगे, 2 से 4। और इसमें पूछा ये गया है कि परसेंटेज ऑफ प्योर लाइट, तो प्योर लाइट तो सिर्फ स्टार्टिंग में था, उसके बाद फिर प्योर लाइट बचा ही नहीं। तो ये आंसर होगा इसका 0%। पूरा 4th जनरेशन में कितने काउंट हो रहे हैं उनका परसेंटेज काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 112 इज़ थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, NCERT 2 पेज नंबर 89। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, चूज़ करेक्ट वन। तो यहाँ पर ये DNA स्ट्रैंड, इसकी कॉइलिंग दी गई है, 1 and 3/4 टर्न्स होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं पर न्यूक्लियोसोम, और ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम और लिंकर, हिस्टोन लिंकर DNA। तो A यहाँ पर क्या हो गया, ये DNA है, B यहाँ पर H1 हिस्टोन, और C हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है ये H2A, H2B, H3 और H4 इन हिस्टोन्स का बना हुआ, और इनके होंगे डाइमर। तो ये टोटल हो जाते हैं 8, इसलिए बोला जाता है ऑक्टामर। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर 113 का फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, NCERT 2 पेज नंबर 83। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रोमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स।
तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रोमोटर, ये टर्मिनेटर और यहाँ पर बीच में ये स्ट्रक्चरल जीन। तो इसमें जो भी लेबलिंग करते हैं वो कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस में बाई रूल ऐसा है। तो ये यहाँ पर ये प्रोमोटर हो गया 5 प्राइम एंड और ये टर्मिनेटर हो गया 3 प्राइम एंड पर। तो स्ट्रक्चरल जीन के क्या है, ये अप स्ट्रीम और स्ट्रक्चरल जीन के टर्मिनेटर किधर है, डाउन स्ट्रीम। तो 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, 5 प्राइम एंड ऑफ कोडिंग स्टैंड, ये यहाँ पर प्रोमोटर की साइड। तो 114 इज सेकेंड। NCERT 2 पेज नंबर 92। नाउ क्वेश्चन नंबर 115। 115, if the DNA of virus is labeled with P32 and the protein coat of virus is labeled with S35, after transduction which molecule would be present inside bacterial cell? तो यहाँ पर P32 किस में होगा, DNA में, और जब बैक्टीरियोफेज वायरस जब इस बैक्टीरिया पे अटैक करेगा तो इसका DNA जो होता है वो एंटर करता है सेल में, बैक्टीरियल सेल में। तो ये P32 अब किस में आ जाएगा, ये सेल के अंदर, और S35 ये प्रोटीन कोट में होगा, प्रोटीन एनवलप बाहर ही रह जाता है। तो ये इनसाइड बैक्टीरियल सेल पूछा गया, इनसाइड बैक्टीरियल सेल यहाँ पर ओनली P32। 115 इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT 2 पेज नंबर 86 है ये। 116, व्हाट इज़ द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 1 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स? तो रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में ये 3 टाइप के हैं, RNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। तो RNA पॉलीमरेज 1 ये राइबोसोमल RNA के लिए, राइबोसोमल RNA यूकैरियोट्स में 28, 18, 5.8 और 5S, लेकिन 5S राइबोसोमल RNA यहाँ से नहीं, ये वाले जो हैं ये S राइबोसोमल RNA ये यहाँ पर बनेंगे। उसके बाद यहाँ पर RNA पॉलीमरेज 2, तो RNA पॉलीमरेज 2 ये HNRNA के लिए, और इसके बाद फिर ये mRNA इसको ट्रांसक्राइब करेगा। और RNA पॉलीमरेज 3, ये RNA पॉलीमरेज 3 जो है ये 5S राइबोसोमल RNA जिसको RNA पॉलीमरेज 1 ने नहीं ट्रांसक्राइब किया था, इसके अलावा SNRNA स्प्लाइसियोसोम बनाने में हेल्प करेगा, और इसके अलावा tRNA। तो यहाँ पर पूछा गया है RNA पॉलीमरेज 1 या RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब्स राइबोसोमल RNA 28, 18 और 5.8। 116 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 2 पेज नंबर 95। नाउ क्वेश्चन नंबर 117। 117 में दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन सेम कंपार्टमेंट इन बैक्टीरिया, सही है। यूकैरियोट में ये अलग अलग कंपार्टमेंट में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो होगा न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। तो ठीक है। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स द एडवांस फीचर ऑफ द जीनोम, ये इनफैक्ट रेमिनिसेंट है एंटिकिटी का, प्राचीनता का, क्योंकि ये आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट था, बैक्टीरिया में ये एब्सेंट है, और ये फिर से यूकैरियोट्स में आया है। तो ये एडवांस फीचर नहीं, पुराना फीचर है। द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ड, ये सही है। स्प्लाइसिंग जो है ये डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ड बताती है, क्योंकि RNA जो है वो डिसाइड कर रहा है कि कौन सा DNA का पोर्शन इसके आगे आएगा, कौन सा ट्रांसलेशन में यूज़ होगा। इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं, और जो स्प्लाइसिंग होती भी है वो भी स्प्लाइसियोसोम की मदद से, वो खुद भी RNA का बना हुआ है, SNRNA प्लस प्रोटीन्स का। तो ये डोमिनेंस बताता है RNA वर्ड का, ये सही है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इन स्प्लिट जीन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिकिटी, तो ये भी सही है। स्प्लिट जीन इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों, A, C एंड D, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड।
Now we move to next question number 118. NCERT 2 page number 95. Which of the following has no tRNA? तो कोई tRNA किस कोडॉन का नहीं होता है, ये स्टॉप कोडॉन्स या नॉनसेंस कोडॉन, ओकर, अंबर एंड ओपल, UAA, UAG एंड UGA, ये ओकर, ये अंबर, ये ओपल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट 118. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 2 page number 98. Question number 119. For the given DNA sense strand sequence, what must be the related correct RNA sequence? तो ये सेंस स्टैंड दिया हुआ है। सेंस स्टैंड जो होता है ये कोडिंग स्टैंड, कोडिंग स्टैंड को बोलते हैं सेंस स्टैंड भी, ये इसी को बोल सकते हैं नॉन टेम्पलेट स्टैंड। और अगर कोडिंग स्टैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है तो mRNA जो बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, पोलैरिटी वही रहेगी, सीक्वेंस भी वही रहेगा, A C G, बस T की जगह क्या हो जाएगा U, A U C G। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अगर मैच किया जाए तो ये थर्ड A C G U A U आंसर होगा यहाँ पर सेकेंड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम 119. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट NCERT 292. क्वेश्चन नंबर 120 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। अल्फ्रेड वॉलेस जो सेम कंक्लूजन पे पहुँचे थे जो डार्विन के कंक्लूजन थे, और ये इन्होंने वर्क किया था मलय आर्चिपेलागो आइलैंड्स पर। माल्थस जिनसे डार्विन इन्फ्लुएंस थे, ऐसे ऑन पॉपुलेशन। हार्डी वीनबर्ग लॉ, ये जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी के लिए p² + q² + 2pq = 1, ये होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए, होमोजाइगस रिसेसिव के लिए, ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स। इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म, ये इंग्लैंड में बिस्टन बेटुलेरिया मौत था। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर होगी, A इज़ फोर्थ और B इज़ फर्स्ट, C इज़ थर्ड, आंसर हुआ फोर्थ 120. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट 121. NCERT 2 पेज नंबर 121. नाउ क्वेश्चन नंबर 121. Invertebrates evolved. Invertebrates evolved 500 million years ago. A is 5. उसके बाद सीवीड्स, ये था 320 मिलियन ईयर्स अगो, ये हो गया थर्ड, B इज़ थर्ड. जॉलेस फिश, ये हो जाएगा 350 मिलियन ईयर्स अगो. फिश लाइक रेप्टाइल्स, इक्थियोसॉर्स, ये हो जाएगा सेकेंड, 200 मिलियन ईयर्स अगो. डायनासॉर्स डिसअपियर्ड, ये 65 मिलियन ईयर्स अगो, ई का फर्स्ट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फोर्थ 121. A is 5, B is third, C is 4. नेक्स्ट NCERT 2 पेज नंबर 122 से. नाउ क्वेश्चन नंबर 122. यहाँ पर एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा है? डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्supials, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स, रैपिड फॉर्मेशन ऑफ मैनी रिलेटेड स्पीसीज फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर. तो ए का हो गया फोर्थ. इसके बाद बी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल होगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, सेम फंक्शन, स्ट्रक्चर डिफरेंट. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल होगा टेंडल्स ऑफ कुकरबिट्स एंड थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया. दोनों ही एक्सिलरी बर्ड से बनते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन है, तो ओरिजिन सेम हो गई, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, होमोलॉगी, कॉमन एंसेस्ट्री सजेस्ट करेगा. एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन मतलब ह्यूमन एक्शन, तो ये सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, डी इज फर्स्ट. तो ए का हो जाएगा फोर्थ, बी इज थर्ड, सी इज सेकेंड
and D is first. 122 first. Now question number 123. Given below are two statements. Whales, bat, cheetah and humans share similarities in the pattern of bones of four limbs. All of them given in statement 1 have humerus, radius, ulna, tarsals, metatarsals and phalanges. तो यहाँ पर whale, bat, cheetah and humans share similarities in the pattern of four limb. ये ठीक है, होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं. अब इन सारे में फोर लिम्स में अगर देखा जाए तो सारी की सारी बोन्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स. ये क्या है? ये हाइंड लिम की बोन्स हैं, बोन्स ऑफ हाइंड लिम. फैलेंजेस, तो ये गलत हो गया. यहाँ पर फोर लिम्स दिया हुआ है, फोर लिम के रिस्पेक्ट में बताना है. तो स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स. आंसर नंबर 3rd. NCERT 2 पेज नंबर 115. Now we move to next. Now we move to question number 124. Given below are the two statements. Evolution is not a directed process in the sense of determinism. Evolution is a stochastic process based on chance events in nature and chance mutation in the organism. तो stochastic process है, ये ठीक है. stochastic का मतलब random process. ये chance पे based है, chance events और chance mutation पर. तो ये एकदम सही है. और evolution is not a directed process, ये भी ठीक है. इसका कोई fixed goal नहीं है, predetermined नहीं है ये. तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. evolution is a stochastic process based on chance events. Both statement 1 and 2 are true. Answer will be first. Now we move to next. NCERT 2 page number 116. Process in the sense of not a directed process in the sense of determinism. It is a stochastic process, random process है, chance events पर based है. Identify the phenomena shown by the organism in the following diagram. Lemur and spotted cuscus. तो ये lemur क्या है? ये placental mammal, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल्स. और ये जो हैं ये मार्सुपियल मैमल, पाउच्ड मैमल्स. और ये दोनों इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट. सेम हैबिटेट में पहुंचने की वजह से सिमिलर अडेप्टेशंस हुए हैं. तो अगर एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशंस हो रहे हों गिवन जोग्राफिकल एरिया में, और अगर वो सेम हैबिटेट में पहुंचेंगे, जैसे ये और ये अगर सेम हैबिटेट है तो यहाँ पर फीचर्स भी सिमिलर डेवलप होंगे. तो ये एग्जाम्पल हुआ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का. आंसर होगा 125 का फर्स्ट. Now we move to next. Page number है ये 118. Now question number 126. Select correct match. Most gymnosperm shows polyembryony. तो यहाँ पर ये सही है. Most gymnosperms जो हैं polyembryony शो करेंगे. Simple cleavage polyembryony. Exclusive photosynthetic gametophyte prothallus. तो ये exclusively नहीं है, इसके अलावा भी जो गैमेटोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, उनमें भी वो कैसे हैं? फोटोसिंथेटिक हैं. तो गलत हो गया. टेडोफाइट्स विद राइजोम नोड, इंटरनोड, इक्वेसेटम. इक्वेसेटम हॉर्स टेल है, इसमें राइजोम प्रेजेंट है, नोड्स और इंटरनोड्स हैं. सही है. मॉस, सिलेजिनेला, साइकस, मैंगो, स्पोरिक मियोसिस. ये ठीक है. एल्गी में यहाँ पर जाइगोटिक मियोसिस, बाकी में स्पोरिक. एल्गी प्रेजेंट इन सी बॉटम, रेड एल्गी. तो यहाँ पर बॉटम में बेस पे कोई भी एल्गी नहीं है.
लाइट ही नहीं पहुंचती है वहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हुआ 1, 3 एंड 4। थर्ड 126। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। Question number 127. Recognize the figure and find out the correct matching. The chlorophyte ancestors. Chlorophyte ancestors से इवॉल्व हुए थे यहाँ पर ट्रैक्योफाइट ancestors. ट्रैक्योफाइट जिनमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट थे। ट्रैक्योफाइट ancestors. उससे फिर ज़्यादा इवॉल्व थे राइनिया टाइप, और राइनिया टाइप से ज़्यादा इवॉल्व थे साइलोफाइटॉन। और ये फिर इनसे इवॉल्व हुए थे प्रोजिम्नोस्पर्म्स। प्रोजिम्नोस्पर्म्स जो थे ये सीड बियरिंग नहीं थे, ये स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते थे। इसके बाद प्रोजिम्नोस्पर्म्स से बाद आए थे सीड फर्न्स। सीड फर्न्स जो हैं ये जिम्नोस्पर्म्स हैं, सीड बियरिंग है, लेकिन यहाँ पर फर्न लाइक लीव्स थी, तो ये सीड फर्न्स। और इसके बाद यहाँ पर ये साइकेड्स ग्रुप अलग हुआ था और एक एंजियोस्पर्म्स। तो करेक्ट आंसर होगा ट्रैक्योफाइट एंसेस्टर्स, बी साइलोफाइटॉन, सी सीड फर्न्स एंड डी साइकेड्स। 127 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। NCERT 2 पेज नंबर 122 से फ्रेम किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 128। द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन इज स्टेटेड दैट। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, लाइफ अरोज फ्रॉम लिविंग फॉर्म्स ओनली। लाइफ कैन अराइज फ्रॉम बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, लाइफ कैन अराइज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ओनली। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये इसके प्रोपोनेंट्स थे एरिस्टोटल, वॉन हेलमोंट, तो नॉन लिविंग थिंग्स ओनली, और इसको डिस्प्रूव किया था लुई पास्चर ने सॉन नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने बताया था लाइफ जो होगी वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आएगी, ऑमनिस वाइवम एक्स विवो। तो 128 का करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। पेज नंबर है ये 111। नाउ क्वेश्चन नंबर 129। p प्लस क्यू होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन यूज्ड इन। तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर अगर किया जाएगा तो ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1, और ये हमें बताएंगी जीनोटाइप फ्रिक्वेंसीज। और ये किसके लिए? ये होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए। ये होमोजाइगस रिसेसिव के इंडिविजुअल्स जो होंगे उनकी फ्रिक्वेंसी, और ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये किस में यूज़ होगा? ये पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। 129 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। NCERT 2 पेज नंबर 121। 130. In 1953, Stanley Miller created primitive earth conditions in the laboratory and gave experimental evidence for origin of first form of life from pre-existing non-living organic molecule. The primitive earth conditions created include, तो ये कहलाते हैं सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट। सिमुलेशन क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉपी किया था प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन को। प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस क्या थी? तो यहाँ पर मीथेन थी, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, हाई टेम्परेचर, लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लिए थे, और हाई टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड का क्रिएट किया था।
वॉल्केनिक स्टॉर्म्स वगैरह। तो हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था कि कंटेनिंग मीथेन अमोनिया एटसेट्रा। हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म्स नॉन रिड्यूसिंग, तो ये गलत है, नॉन रिड्यूसिंग नहीं रिड्यूसिंग था। लो टेम्परेचर यहाँ पर गलत दिया हुआ है, इसमें भी लो टेम्परेचर दे रखा है, गलत। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ 130 का। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पेज नंबर है ये 111। नाउ क्वेश्चन नंबर 131, आइडेंटिफाई द फॉसिल ऑफ मैन हु शोड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रेन कैपेसिटी ऑफ 1400 सीसी, तो ये किसकी बात हो रही है, निएंडरथल मैन की। निएंडरथल मैन में ये थी 1400। यूज्ड हाइड्स, छाल का प्रयोग करते थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। डेड बॉडीज़ को कवर बरी करते थे, ये भी ठीक है। तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर, तो ये किसके लिए हुआ, ये निएंडरथल मैन। 131 इज फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 132, NCERT 2 पेज नंबर 124। गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, पास टू रिसेंट। तो सबसे प्रिमिटिव से सबसे मॉडर्न, तो यहाँ पर शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रायापिथेकस, रामापिथेकस, उसके बाद फर्स्ट एप मैन ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद फिर नेक्स्ट है नंबर पे है यहाँ पर होमो हैबिलिस, और होमो हैबिलिस के बाद फिर तीसरे नंबर पर होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद लाइनेज अलग हो गई थी, होमो निएंडरथलेंसिस, जो आगे कंटिन्यू नहीं हुई, और उसके बाद फिर क्रोमैग्नन, और उसके बाद फिर होमो सैपियंस सैपियंस जो मॉडर्न मैन है। तो करेक्ट होगा यहाँ पर ई ए देन डी, ई ए डी सी एंड बी, करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, पेज नंबर है ये 124। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट बताने हैं आपको। फ्यू फॉसिल्स ऑफ मैन लाइक बोन डिस्कवर्ड इन तंजानिया एंड इथियोपिया, सही है। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ये भी ठीक है। फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस जावा में डिस्कवर किया गया था 1891। अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉकड इन, तो ये वेस्टर्न नहीं, ये यहाँ पर दिया हुआ है ईस्टर्न अफ्रीका। जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व्ड अराउंड, ये 350 मिलियन ईयर्स अगो। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए बी एंड सी ओनली। 133 इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 134, पेज नंबर है ये 126 NCERT 2 का। 134, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। द probability that an allele A with a frequency of P appear on both the chromosomes of a diploid individual is simply the product of the probabilities। तो यहाँ पर probabilities का मल्टीप्लिकेशन है, ये तो सही है। P और Q दो तरीके के गैमेट्स, और ये P स्क्वायर, तो दोनों अगर सेम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर हों, P इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये P स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगी। 2P यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, एलिफेंट, डॉग एटसेट्रा, स्पेशल स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन, ये भी ठीक है। यूवी रेज फ्रॉम द सन ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द लाइटर हाइड्रोजन escaped oxygen combined with ammonia and methane to form water, CO2 and others, ठीक है। और ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ओजोन लेयर बनी थी, टेम्परेचर और कम हुआ था। वाटर वेपर फेल एज रेन, ये सही है। क्रोकोडाइल्स इवॉल्व फ्रॉम थीकोडॉन्ट्स, ये भी ठीक है। थीकोडॉन्ट्स से क्रोकोडाइल्स भी इवॉल्व हुए थे, डायनासोर्स भी। इसके अलावा यहाँ पर आर्कियोप्टेरिक्स जो कनेक्टिंग लिंक था, उसके बाद फिर इससे बर्ड्स आई थी, और इससे फ्लाइंग डायनासोर्स, टिरानोडॉन वगैरह, तो ये ठीक दिया हुआ है।
और बेम्बेटका रॉक शेल्टर इज लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट, रायपुर गलत है, तो बी सी एंड डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। पेज नंबर है ये 124। नाउ क्वेश्चन नंबर 135। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। The work of Thomas Malthus on population influenced Alfred Wallace. The work of Thomas Malthus influenced Alfred Wallace गलत है ये, इन्होंने डार्विन को इन्फ्लुएंस किया था। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन शो द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये ठीक है। द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट। एवोल्यूशन फॉर डीवरीज वॉज ग्रेजुअल, ये ग्रेजुअल नहीं था, सडन था, सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन, सॉल्टेशन वर्ड यूज़ किया था। मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम द थेरेप्सिड्स, ये सही है, जो अर्ली रेप्टिलियन इंसेस्टर्स थे, इससे दो लाइनेज थी, एक है सॉरॉप्सिड्स जिनसे प्रेजेंट डे रेप्टाइल्स और डायनासोर्स वगैरह आए, और बर्ड्स से, और इसके अलावा था सिनेप्सिड, सिनेप्सिड्स फिर पेलिकोसॉर्स, और पेलिकोसॉर्स से फिर थेरेप्सिड्स, और थेरेप्सिड्स से फिर मैमल्स। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो बी एंड ई इज करेक्ट। आंसर हुआ यहाँ पर 135 का सेकंड। पेज नंबर इसका 113. So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my senior Sangam sir. Thank you so much. Question number 136. A gene locus has a 2 allele A and small a frequency. Dominant allele A is 0.04. Then what will be the frequency of homozygous dominant and heterozygous and homozygous recessive individual in population? बेटा इस सवाल में दिया गया है कि जो कैपिटल ए है इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.4, इसका मतलब पी की वैल्यू हो गई हमारी 0.4। इसके बाद वो कह रहे व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस डोमिनेंट। अब बेटा हमें निकालना है पी स्क्वायर, हमें निकालना है क्यू स्क्वायर, और हमें निकालना है 2pq, बेटा जिसे आपने हार्डविन इक्विलिब्रियम के प्रिंसिपल में देखा था। तो चले भाई, ए अगर आपका दिया है 0.4 तो हमें मालूम है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, तो ये q निकल कर आ गया 0.6। अब बेटा हमें निकालना है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 है तो 4 चौक 16, तो ये हो गया 0.16, और क्यू स्क्वायर निकालना है तो क्यू 0.6 है तो ये आ गया 0.36। अब बेटा 2pq हो गया, तो 2pq निकालना है तो ये 0.4 इंटू 0.6, तो ये 0.24 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब स्क्वायर कर दें इसका तो ये 0.48 हो गया। तो 2pq की वैल्यू आ गई 4.48। अब ये 2pq रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल ए स्मॉल ए को, और बेटा जो क्यू स्क्वायर है ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ए को, और पी स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल ए को। और इस तरह से अपने पास जो वैल्यू आएगी 136, और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी कैपिटल ए 0.16 हो जाएगा, 0.48 स्मॉल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और 0.36 स्मॉल ए हो जाएगा। तो इस तरह से ये निकल आया क्वेश्चन नंबर 136। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन सेकंड। और ये आपके पेज नंबर 121 में सारी इक्वेशंस हार्डी वीनबर्ग की दी गई हैं, और इन इक्वेशंस को आपको याद रखना होगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट की बात होगी तो पी वैल्यू रखेंगे, और बेटा पॉपुलेशन की बात होगी तो पी स्क्वायर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर
137 देखें। अब बेटा 137 पर फोकस किया गया। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन असर्शन एंड अनदर इज रीजन। चलो, पाउस्ट मार्सुपियन मैमल ऑस्ट्रेलिया इज सर्वाइव। बेटा पाउस्ट मैमल्स जो सर्वाइव कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, बेटर सर्वाइवल मिल रहा था। क्यों? तो बेटा जब वो अमेरिका से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो एक हिस्सा खसक कर आ गया जो ऑस्ट्रेलिया बना। वो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ इनका मार्सुपियन मैमल का कंपटीशन हो गया खत्म। और जब बेटा उनका किसी मैमल के साथ कंपटीशन नहीं था, इसीलिए वो बेस्ट सर्वाइव करे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण उन्हें बेटर एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिली, कंपटीशन लेस हो गया, इसलिए पाउस्ट मैमल वहां सर्वाइव किए। तो बेटा असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। तो 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, इमिनेंस एडाप्टेशन, इमिनेंस एप्लीकेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इमिनेंस एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज हमने फॉरेंसिक साइंस में भी होते देखा, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के लिए देखा, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में देखा। सो करेक्ट ऑप्शन 138 इज ऑप्शन फोर्थ। और बेटा ये कहानी चैप्टर की समरी में दी गई हुई है, समरी में दी गई है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखें, एवरी इंटायर बॉडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज कॉन्सिक्वेंट डेवलप्ड विद द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ। बेटा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वॉटसन एंड क्रिक का भी कंट्रीब्यूशन है, नीरनबर्ग खुराना का भी है, बेंजर मोनट बर्नर का भी है और कॉम्बर का भी है। इसलिए बेटा इनमें सबका कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में है। तो बेटा वो जो ब्लॉक बना हुआ है उससे देखेंगे और आपको मिल जाएगा। सो 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। यूनिवर्स इज, तो बेटा यूनिवर्स की ऑरिजिन कितने साल पुरानी है? तो यूनिवर्स की ऑरिजिन बेटा 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 20 बिलियन भी मिल जाएगा। लेकिन अब डेटा बेटा नया एनसीईआरटी का माना जाएगा, इसलिए आप धोखे से भी 1 एंड 2 पर बोथ पर नहीं जाएं। तो बेटा ये डेटा जो दिया गया है ये ओल्ड एनसीईआरटी का है, ओल्ड एनसीईआरटी। और ये डेटा है हमारी न्यू एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी और ये है न्यू एनसीईआरटी का। तो अब बेटा न्यू एनसीईआरटी की बात चलेगी, ओल्ड एनसीईआरटी की नहीं। 140 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन थर्ड। यहाँ ये चेंज हो गया, 13.8 बिलियन हो गया है, 20 की जगह याद रखेंगे। चलो 131 1959 इज रिलेटेड विद, 1959 इसमें किससे रिलेटेड है? तो वॉटसन एंड क्रिक का हेलिकल मॉडल भी आया है। और बेटा स्टेनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट भी इसी टाइम ड्यूरेशन में किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। और बेटा 1858 में हर्षे चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था, 53। चले तो बात करें 141 की, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, यहां तो ये मेंशन है 1950 में डबल हेलिकल, और बेटा वहां पर भी देखेंगे जाके, वहां पर आपको स्टेनले मिलर मिल जाएगा। 42 की बात करें, 142 और 152 है बिलो द टू स्टेटमेंट, बिलो द टू स्टेटमेंट पीसीटी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट हेल्प इन मेंटेन द पीएच एंड सेलेक्टिव सीक्रेशन। यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। इन पीसीटी डीसीटी बोथ आर कैपेबल फॉर रीअब्सॉर्बिंग के एंड एड। तो बेटा ये केस रीअब्सॉर्बिंग का नहीं है, रीअब्सॉर्बिंग के केस में तो बाइकार्बोनेट पर फोकस किया गया है। बेटा ये है सीक्रीशन का, ये केस है सेलेक्टिव सीक्रीशन का। तो स्टेटमेंट सेकंड हो जाएगा फॉल्स। और अगर फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, फॉल्स। ये केस बेटा सेलेक्टिव सीक्रीशन का है, ना कि एब्जॉर्प्शन का। पेज नंबर एनसीईआरटी फर्स्ट, पेज नंबर 209। क्वेश्चन नंबर 143 देखें, 143 देखें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट पॉलिनेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पॉलिनेशन के बारे में समझें और करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड। यस बेटा, ये कोई गारंटी नहीं थी पानी में रहने वाले प्लांट पॉलिनेशन पानी से ही करें। मेजॉरिटी ऐसी है जो बेटा करती है इंसेक्ट और विंड से।
सेकंड देखें, बिलीव द पर्टिकुलरली सम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दैट आर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज द नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड मेल एंड फीमेल गेमीट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो बेटा फीमेल गेमीट का कभी भी ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर होता है मेल गेमीट का। तो केवल वाटर से मेल गेमीट जाता है, फीमेल गेमीट नहीं। सो इट इज केस ऑफ फॉल्स। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज ऑफन फीदरी स्टिग्मा ट्रैप एयरबॉर्न पैथिलेशन। बेटा ये कहानी वाटर पॉलिनेशन की नहीं, ये पॉलिनेशन एयर पॉलिनेशन की है, विंड पॉलिनेशन की है। सो सी इज आल्सो फॉल्स। कैस्टर एंड आर्किड आर एल्बुमिनस प्लांट। बेटा जो कैस्टर है वो तो एल्बुमिनस है, एंडोस्पर्मिक है, लेकिन बेटा जो आर्किड होता है ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। सो डी इज आल्सो फॉल्स। ओरोबैंकियन स्ट्रिगा पैरासिटिक प्लांट है, ये हो गया ट्रू। और हमें ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना है। तो अपने पास ए और ई हो गया करेक्ट। तो इस तरह से 143 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड ई, और ए ई एंड हमें मिलता है ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो 143 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमराइज टू फॉर्म प्रोटीन। बेटा कौन पॉलीमराइज होकर प्रोटीन बनाता है? तो एमिनो एसिड इज ए मोनोमर ऑफ प्रोटीन। तो 144 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। और बेटा जो प्रोटीन होती है वो हीट्रोपॉलीमर होती है, इसे बनाने के लिए बेटा 20 तरह के एमिनो एसिड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉलीपेप्टाइड बेटा न्यू पॉलीपेप्टाइड्स, तो पॉलीपेप्टाइड्स तो बेटा चैन होती है। क्वेश्चन नंबर 145, मैच द लिस्ट विथ फर्स्ट टू सेकेंड। चलें और इसको जरा ध्यान से देखें। तो बेटा मोर देन 4 जाइलम और फ्लोएम जो पैच मिलते हैं बेटा ये डाइकॉट रूट में मिलते हैं, और मोर देन 6 हेक्सार्च कंडीशन हमें मोनोकाट रूट में देखने को मिलती है। स्क्लेरिन काइमेटस हाइपोडर्मिस बेटा मोनोकाट स्टेम में मिलती, और कॉलिन काइमेटस कॉलिन काइमेटस हाइपोडर्मिस डाइकॉट में मिलती। इस तरह से ए मैच विद 3, बी मैच विद 4 हो गया। तो अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। चलो देखो ये है पॉली आर्च 6 वाले कहां मिलेंगे? मोनोकाट रूट और मोनोकाट रूट पॉली आर्च। ठीक। अब बेटा और टेट्राज कंडीशन कहां मिलती है? डाइकॉट रूट में। नेक्स्ट देखें, फर्दर मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड, और फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच किया जाए। तो बेटा थॉमस माल्थस को पॉपुलेशन स्टडी के लिए याद रखें, यूगो डिवेरिस को म्यूटेशन थ्योरी के लिए याद रखें, लेमार्क को इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के लिए याद रखें, चार्ल्स डार्विन को ब्रांचिंग डिसेंट के लिए याद रखें। तो 146 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए मैच विद सेकंड एंड बी मैच विद 4। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 147, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को पढ़ें और करेक्ट सेट को जरा सेलेक्ट करें। चलो भाई, तो अल्टीमेटली ऑल फूड दैट रिस्पायर्ड इज लाइफ कम्स फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। यस बेटा फोटोसिंथेसिस से ही फूड फॉर्मेशन होता है जो रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होता है। एनर्जी रिलीज ऑक्सीडेशन इन रिस्पायरेशन इज डायरेक्टली यूज्ड। बेटा जो एनर्जी बनती है उसे डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, पहले एटीपी बनाई जाएगी और फिर इसे यूज किया जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। चले क्वेश्चन नंबर सी स्टेटमेंट की ओर, और सी स्टेटमेंट देखे, कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज प्रिकर्सर सिंथेसिस अदरवाइज। यस ट्रू। प्लांट अनलाइक एनिमल नो स्पेशलाइज, प्लांट के पास एनिमल की तरह कोई गैसियस स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इट इज ट्रू। बट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन सेल ऑल एनर्जी इज कंबाइंड रिस्पायरेट सब्सटेंस रिलीज इन फ्री इनटू सेल इनटू सिंगल स्टेप। अब बेटा एनर्जी सिंगल स्टेप में नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप रिमूव होती है, मल्टी स्टेप में होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज फर्दर फॉल्स, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट को ही सेलेक्ट करना था।
तो करेक्ट हो जाएगा बेटा ए सी डी, और ए सी डी अगर करेक्ट हो गया तो 147 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब बेटा स्टेटमेंट को देखें और करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है फिर एक बार। इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल, इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल इज फॉर्म इनगल्फिंग फूड पार्टिकल, यस प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल मिलेगा। लेस फिजियोलॉजिकल एक्टिव सेल कंटेन लेस नंबर ऑफ माइट्रोकांड्रिया, तो लेस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी करने वाली सेल्स में लेस माइट्रोकांड्रिया होगी, जो जितना काम करेगी माइट्रोकांड्रिया उतना ज्यादा होगी। क्लोमोप्लास्ट इज ए वाटर सॉल्युबल कैरोटिनॉइड, ये वाटर सॉल्युबल नहीं बेटा, ये लिपिड सॉल्युबल है, तो सी इज फॉल्स। गोल्जी एप्रोच प्रिंसिपली परफॉर्म फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, यस इट इज ट्रू। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, यस इट इज ट्रू। और हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना, तो ए बी डी ई आर, A, B, D, E are correct. So correct option is option second. तो 148 correct option is option second. Next देखिए, which of the following structure responsible for secondary growth। तो बेटा secondary growth के लिए कौन responsible है, तो जो A है बेटा ये शूट एपिकल मेरी स्टेम बनाती है, और ये बनाती है रूट एपिकल मेरी स्टेम, और इसे आप वास्कुलर कैम्बियम कहेंगे, और वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी मेरी स्टेम होता है, और यही सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। शूट एपिकल मेरी स्टेम बेटा प्राइमरी, रूट एपिकल मेरी स्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो 149 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन फोर्थ लिखा हुआ है। देखें भाई, ये वास्कुलर कैम्बियम मेंशन है, और ये शूट और रूट एपिकल मेरी स्टेम है, जो प्राइमरी मेरी स्टेम है, प्राइमरी ग्रोथ कराएंगे। नेक्स्ट देखें, वह क्वेश्चन नंबर 150 मैच द लिस्ट विथ सेकंड। चलो भाई, जो पल्मिनस है बेटा ये स्वेलिंग लीफ बेस होता है, लीफ किस में पाया जाएगा बेटा, लिग्यूमिनस में। सीथिंग लीफ बेस मोनोकाट में पाए जाते हैं, बनाना लाइक में। पीटियोल स्टैंड है जो होल्ड करता है बेटा, होल्ड करता है लीफ ब्लेड को, और बेटा जो लीफ ब्लेड होता है ये लीफ ब्लेड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ है, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ है। चलो, तो इस तरह से अपने पास मैचिंग हो जाएगा, ए मैच विद 2, बी मैच विद 3, ए मैच विद 2, बी मैच विद 3, सी मैच विद फर्स्ट, एंड डी मैच विद 4। तो इस तरह से अपने पास बेटा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम ऑफ मोलस्का। बेटा इनमें से कौन सा मोलस्का का फीचर है, तो बेटा मोलस्का के मेंबर डिप्लोब्लास्टिक नहीं होंगे, मोलस्का के मेंबर बेटा सिगमेंटेड नहीं होंगे, और मोलस्का के मेंबर एसिलोमेट नहीं होंगे। इस तरह अपने पास एलिमिनेशन मेथड से बच जाता है ऑप्शन सेकंड, और ऑप्शन सेकंड 159 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। चलिए, तो देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और बेटा सीलेंट सीलोमेट होते हैं, और अनसिगमेंटेड होते हैं। वन क्वेश्चन पेज नंबर एनसीईआरटी फर्स्ट 44। 152 देखें, 152 देखा जाए। सर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट सेट। अब बेटा करेक्ट सेट को करना है, तो थाइमोसिन प्ले ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, यस। फीमेल एफएसएच बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, यस। थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट कैल्शियम लेवल, यस। पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोक्राइन, यस। अदर एंडोक्राइन की ग्लैंड की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलिसिस, बेटा ग्लाइकोजिनोलिसिस होगी तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बढ़ेगा, और बेटा ये इंसुलिन तो ग्लूकोज को कम करने के लिए आती है, इसलिए ग्लाइकोजिनोलिसिस को प्रमोट नहीं करेगी बल्कि इनहिबिट करती है। सो फोर्थ इज फॉल्स, तो ए बी सी डी आर करेक्ट। तो 152 ए बी सी डी आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट देखें, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है और जरा करेक्ट ऑप्शन को देखें। चलो, तो जेनेटिक्स डील करती है इनहेरिटेंस और वेरिएशन को। यस इट इज ट्रू, वेरिएशन इज ए प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर इज पास्ट। बस यही बात गलत हो गई, ये वेरिएशन नहीं बेटा, इट इज फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस। तो सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट देखें, इनहेरिटेंस इज बेसिस ऑफ हेरेडिटी। यस, इनहेरिटेंस हेरेडिटी का बेस होता है, ये बात हो गई ट्रू। नेक्स्ट देखें, इनहेरिटेंस इज ए डिग्री विच द प्रोजेनी डिफर फ्रॉम पेरेंट। वो डिग्री जिससे वेरिएशन डिफर होती है पेरेंट से, बेटा इसे वेरिएशन कहते हैं, नॉट ए इनहेरिटेंस। सो डी इज फॉल्स। ह्यूमन न्यू द एज 8000 to 10,000 BC, वन ऑफ द कॉज ऑफ द वेरिएशन वाज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, ये बात तो सही है, लेकिन बेटा ये जो डेटा है ये थोड़ा सा मिसमैच है। 1000 to 1000 की बात करी गई है, नॉट 10,000। तो ई वाला भी मामला फॉल्स हो जाएगा और हमें इनकरेक्ट ही ढूंढना है। तो बी इनकरेक्ट इज बी, इनकरेक्ट इज डी, इनकरेक्ट इज ई। तो बी डी ई आर इनकरेक्ट। इस तरह से अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन असर्शन एंड अनदर इज रीजन। In S1, S and G2 phase, the new DNA molecule formed and distinct intertwined, and cells that the end of prophase when viewed under microscope do not show Golgi complete. Yes, तो देखो भैया, S में तो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, लेकिन बेटा G2 में डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। सो फर्स्ट असर्शन इज फॉल्स। और प्रोफेस के एंड में सब कुछ डिसअपियर हो जाता है। सो 154 assertion is false but reason is true. तो assertion is false, reason is true. So correct option is option second. तो 154 correct option is option second. क्वेश्चन नंबर 155। और बेटा 155 को देखा जाए, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। 155 को देखा जाए और बेटा इसमें हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलें, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस वेजाइना। यही नहीं होती बेटा, इसके साथ मॉन्स प्यूबिस होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है। ठीक, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। और फीमेल प्यूबर्टी ओवरी कंटेन 60, तो यस इट इज ट्रू। प्रोजेस्टेरॉन की कंसंट्रेशन ओवरी ओवुलेशन से पहले लो नहीं बेटा, हाई होती है, इट इज ट्रू। वो फॉल्स। अच्छा, फॉलिकुलर फेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड इनसाइड ओवरी, नहीं बेटा, वो कंप्लीट होगी फैलोपियन ट्यूब में। सो दिस इज फर्दर फॉल्स। और ओवरी की लेंथ होती है ट्रू, तो अपने पास ट्रू। तो बी एंड ई आर ट्रू बट अदर्स आर फॉल्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। गिवन बिलो द टू स्टेट, वन लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। जरा ध्यान से देखें असर्शन और रीजन को। तो एमटीपी इज एसेंशियल वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल फीटल आइदर फॉर मदर और फीटस। यस बेटा, अगर दोनों की जान से किसी को भी खतरा है तो बेटा वो खतरा जो है उसके चक्कर में एमटीपी हो सकती है, पर एमटीपी फीमेल फीटिसाइड के लिए नहीं होती। तो assertion is true but reason is false. Assertion is true, reason is false. So correct option is option third. नेक्स्ट देखें 157। और 157 की बात करी जाए तो फंक्शन ऑफ ओवरी, तो बेटा ओवरी फीमेल गेमिट को प्रोड्यूस करती है, स्टेरॉयडल हार्मोन करती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन नहीं, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन नहीं, ये एलएच हार्मोन नहीं निकालती। एलएच हार्मोन बेटा पिट्यूटरी से आता है, एलएच हार्मोन आता है पिट्यूटरी से। तो अपने पास ए एंड डी आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें 158। और 158 को देखा जाए,
टुडे द सेल थ्योरी इज अंडरस्टूड, तो आज के दौर में जो सेल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सारी लिविंग सेल्स जो होती हैं वो सेल और प्रोडक्ट से बनती हैं। और दूसरा है ओनली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज कंपोस्ट, ये बात हो गई गलत, क्योंकि केवल मल्टी सेलुलर ही इनसे नहीं बनते, केवल यूनिसेलुलर इनसे नहीं बनते, ठीक, और केवल बेटा प्लांट एनिमल सेल नहीं बनती, सब बनती हैं, और ऑल सेल जो है वो प्री सेक्सी सेल से बनेगी। तो ये कहानी हो गई ए एंड ई की। तो ए एंड ई आर करेक्ट बट बी सी डी आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 158, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन असर्शन एंड अनदर इज रीजन, अनदर इज रीजन। तो इन एनी केस एरोबिक एंड एरोबिक आर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ O2। यस बेटा, चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो, पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस होता है जिसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती, और यहाँ ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर बेटा 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड बनते हैं। इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म ग्लाइकोलिसिस इज ओनली प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। यस, ग्लाइकोलिसिस केवल प्रोसेस है जो एनारोबिक रिस्पायरेशन मिलेगी, और क्रैब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस दोनों हमें एरोबिक मिलेगी। तो ये बात भी सही हो गई, और बेटा ऊपर वाली भी सही हो गई, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट करेक्ट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू डायग्राम रिप्रेजेंट one of the category of the small molecular weight organic found in living tissues, identify the category। चलो बेटा, इस फिगर को हम लोगों ने देखा, और ये फिगर बनाता है पेंटोज शुगर को, पेंटोज शुगर को। अब बेटा ये कौन सी पेंटोज शुगर है जिसके सेकंड कार्बन पर OH है, और OH जिसकी सेकंड कार्बन पर लगता है बेटा इसे राइबोस कहेंगे, और यहां पर जुड़ा हुआ है बेटा नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर बनाती हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और इससे जब बेटा फास्फेट जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब पहली बात तो देखो, ये न्यूक्लियोटाइड है नहीं, ये एमिनो एसिड है नहीं। अब अपने पास दो ऑप्शन में न्यूक्लियोसाइड हैं, और दोनों में नाइट्रोजनस बेस है। अब सवाल उठता है कि अगर ये पेंटोज शुगर राइबोस है तो बेटा इसमें कभी भी थाइमीन नहीं हो सकती। अगर ये पेंटोज शुगर राइबोस है तो बेटा इसमें कभी भी थाइमीन नहीं होगी, क्योंकि राइबोस आरएनए बनाता है, और आरएनए में थाइमीन रिप्लेस बाय यूरेसिल, तो ये यूरेसिल वहां होना चाहिए। अब अगर नहीं है तो इसके पास केवल और केवल एडेनिन हो सकती है। तो ये न्यूक्लियोसाइड है और नाइट्रोजनस बेस एडेनिन है, और इट इज 160 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ध्यान से ऐसे सवालों को करेंगे। ये कहानी हो गई, देखो भाई। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ HMM विच एन एक्टिव एटीपेस एंजाइम हैज। बेटा जो एक्टिव एटीपेस एंजाइम होता है उसके पास क्या देखने को मिलता है, तो बेटा इसके पास HMM के बाद एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, और कुछ नहीं मिलता। तो इसके पास A और B ही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। तो 161 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। फिगर बना हुआ है उसे ध्यान से देख लेंगे, फिगर बना है उसे ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, सिस्टमेटिक इज ए स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट नॉट रिलेशनशिप अमंग देम। बेटा यही बात गलत हो गई, सिस्टमेटिक में क्लासिफिकेशन प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जोड़ा जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। सिस्टमेटिक ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टमा। अब बेटा ये ग्रीक वर्ड से नहीं बनता है बेटा, ये लैटिन वर्ड से बनता है, तो ये भी हो गया फॉल्स। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इज 0.3। तो बेटा अपने पास रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.3। वो कह रहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल सोर्स डोमिनेंट ट्रेट। और अगर डोमिनेंट ट्रेट में आपने बात करी थी तो जब आपने टाल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया था तो अपने पास बेटा 3 टाल मिले थे और 1 ड्वार्फ मिला था। ये जो 3 टाल मिले हैं इन्हीं को आप डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे, और ये 1:2 की रेशियो में मिले थे।
ये जो 2 मिला था ये कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी था, और 1 मिला था ये कैपिटल टी हो गया। इसका मतलब ये जो 1 वाला है ये पी स्क्वायर है, और बेटा ये जो टी वाला है ये 2pq है। तो हमें इस केस में बेटा पी स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा और 2pq भी निकालना पड़ेगा। आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई है, Q की वैल्यू अगर आपने 0.3 दे दी तो बताओ P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.3, ये आ गई 0.7। तो सबसे पहले निकालें P स्क्वायर, और P स्क्वायर हो गया 0.7 का होल स्क्वायर, ये आ गया 0.49। और उसके बाद हम लोग निकालें 2pq निकालें। अब जब 2pq निकालेंगे तो ये 2 हो गया 0.7 इंटू 0.3, तो 7 या 21, और ये हो गया 0.42। अब बेटा दोनों को जोड़ लें, अपने पास हो गया 921,448, और ये हो गया 0.19। तो बेटा डोमिनेंट ट्रेंड की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 0.91 हो जाएगी। सवाल को ध्यान से देखेंगे, पूछा क्या गया है, शोइंग डोमिनेंट रेट। और डोमिनेंट रेट कौन होते हैं, जो कैपिटल टी रखे और जो कैपिटल टी स्मॉल टी रखे, वो दोनों डोमिनेंट हैं। ठीक, इसलिए आंसर हो जाएगा 0.91। नेक्स्ट देखें 164 को। 164, Which are the following statements to respect sound produce the cardiac cycle? बेटा कार्डियक साइकिल के दौरान दो साउंड प्रोड्यूस होती है, लब एंड डम। ये कब प्रोड्यूस होती है, देखें तो पहले साउंड होती है जब क्लोजर ऑफ बाइकैस्पिड ट्राइकैस्पिड होता है, और पहली साउंड होती है इसे आप लब कहेंगे और दूसरे को डब कहेंगे। तो 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी टाइप ऑफ mRNA पॉलीमरेज आर रिक्वायर्ड टू RNA सिंथेसिस। जरा देखें, ध्यान से सवाल को पढ़ें और करेक्ट ऑप्शन को देखें। तो जरा देखें बेटा, यूकैरियोट में 3 डिफरेंट टाइप के RNA की जरूरत पड़ती है, ठीक, जिसमें RNA सेकंड जो है वो बनाता है प्रिकर्सर ऑफ RNA। तो आप RMT याद रखते हैं, RNA पॉलीमरेज फर्स्ट rRNA बनाएगा, और mRNA सेकंड बनाएगा, और T बनाएगा थर्ड RNA। और क्योंकि यूकैरियोट है बेटा, इसमें HNRNA बनता है, जिसे बाद में मैच्योर होकर mRNA बदला जाता है। इसे प्रोसेस करने के लिए जिस इवेंट की जरूरत पड़ती है उसे आप स्प्लाइसिंग कहेंगे। तो इस तरह से 165 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक, तो प्रोकैरियोट में, ठीक बेटा, प्रोकैरियोट में 3 डिफरेंट RNA पॉलीमरेज जरूरत नहीं पड़ती, वहां एक ही पॉलीमरेज सारा काम कर देता है। यूकैरियोट में ठीक, यूकैरियोट में पॉलीमरेज mRNA नहीं बनाता है और HNRNA बनाता है, और बेटा वो अगर mRNA भी बन गया जाकर प्रोसेस होकर तो कोई दिक्कत नहीं, पर 5S RNA नहीं बनाता है। और यूकैरियोट में 3 RNA पॉलीमरेज पाए जाते हैं, जिसमें बेटा जो ये थर्ड वाला पॉलीमरेज है ये mRNA नहीं बनाता, वो tRNA बनाता है। इस तरह से 165 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। 166 को देखें, 166 को देखें। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ओपेरॉन, चूज द करेक्ट। यस, इंड्यूसर रेगुलेट द स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन। यस, इंड्यूसर डिसाइड करता है कि ओपेरॉन ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर इंड्यूसर आ जाता है तो बेटा ये रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करके ऑपरेटर तक नहीं जाने देता। रिप्रेसर प्रोटीन डिसोसिएट फ्रॉम द ऑपरेटर, ये कहानी डिसोसिएट की नहीं है। और अगर रिप्रेसर प्रोटीन डिसोसिएट हो जाएगी ऑपरेटर रीजन से, तो वो आरएनए के ट्रांसलेशन को प्रिवेंट नहीं करेगी बेटा, वो तो प्रमोट करेगी। अब ये रिप्रेसर वहां तक जा ही नहीं पाएगा ऑपरेटर के पास, तो ऑपरेटर जीन के न जाने के कारण बेटा जो स्ट्रक्चरल जीन होती है वो फंक्शनल हो जाएगी। इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोस रिप्रेसर इज एक्टिवेटेड इंटरेक्शन विद लैक्टोस। जो रिप्रेसर है इज एक्टिवेटेड बाई, ठीक, एक्टिवेटेड बाई इंटरेक्शन विद लैक्टोस। तो जो प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, अब बेटा ये रिप्रेसर की बात नहीं बेटा, यहां इंड्यूसर की बात है, एक्टिवेट बाय इंटरेक्शन विद लैक्टोज। चलें वंस, ठीक, अब ये रिप्रेसर को एक्टिवेट करेगा ही नहीं बेटा, ये इंड्यूसर है, उसे रोक देगा और सिस्टम को चलाएगा। इसलिए थर्ड ऑप्शन इज फर्दर फॉल्स।
RNA polymerase has access to promoter and transcription proceed only when repressor is inactivated. Yes, जब तक रिप्रेसर इनएक्टिवेट नहीं होगा तब तक बेटा ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत नहीं होगी। इस तरह से 166 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी, और ए एंड डी आपके पास जिस ऑप्शन में मिल रहा है वो ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, इन ए डबल स्ट्रैंड डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ द बी डीएनए measuring the length of the number of pentose the number of pentose sugar nitrogenous base phosphate group and glycosidic bond and phosphodiester bond of this DNA fragment is respectively। चलें ध्यान से देखो, बी डीएनए है बेटा और जो लेंथ दी है वो 34 nm है। हमें मालूम है कि बेटा अगर 34 nm की बात करी है और 0.3 की बात करी है, 0.3 में ये जो लेंथ यहाँ होती है बेटा 10 नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। अब अगर ये 34 दिया गया है तो बेटा इस वाली लेंथ में 100 नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेंगे। डीएनए डबल हेलिक्स होता है तो 100 नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड इधर मिलेंगी, तो बेटा 100 ही न्यूक्लियोटाइड इधर में देखने को मिलेंगी। तो इस 34 nm वाले में टोटल 200 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेंगी। अब अपने आंसर को जरा जस्टिफाई करें। अगर बेटा 200 न्यूक्लियोटाइड होंगी तो पेंटोज शुगर कितना मिलेगा? हर न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर होगा तो 200 पेंटोज शुगर देखने को मिलेंगे। जितनी पेंटोज शुगर होगी बेटा उतने ही नाइट्रोजनस बेस होंगे, तो 200 नाइट्रोजनस बेस देखने को मिलेंगे। फास्फेट ग्रुप, बेटा जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने ही फास्फेट ग्रुप होंगे, तो 200 फास्फेट ग्रुप देखने को मिलेंगे। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बेटा जो नाइट्रोजनस बेस है ये पेंटोज शुगर से जुड़ता है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं उतने ही एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होंगे। लेकिन फिर दिया है बेटा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और हमें मालूम है ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ती है फास्फेट से, तो यहाँ एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है। तो बेटा जितने न्यूक्लियोटाइड दिए होते हैं, जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं इनमें -1 कर दें तो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड निकल आएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड निकल आएगा। तो अपने पास एक रो में न्यूक्लियोटाइड बेटा दिए हैं 100 और एक कम कर ले तो 99 मिलेंगे, यहाँ 99 मिलेंगे। तो बेटा 99 फास्फोडाइस्टर इधर होंगे और 99 ही इधर होंगे। अब 99 इधर हैं तो फास्फोडाई ईस्टर बॉन्ड जो हमें मिल जाएंगे वो 198 मिलेंगे। इस बात को याद रखेंगे। दो चैने हैं, इसमें एक माइनस कम हो जाए दूसरे में -1 कम हो जाएगा, सोच के देखना ये -1 क्यों, ऊपर वाले में जो मिलेगा फिर उसके ऊपर नहीं जाया जाएगा। इस तरह से अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। प्रोसेस बाय द मीजल्सन स्थल स्ट्रिंग सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन, यस बेटा डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मेथड को प्रूव करने के लिए मीजल्सन एंड स्थल ने डेंसिटी ग्रेडियंट का सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड लिया था, जिसे आप सीजियम क्लोराइड मेथड कहेंगे। तो 168 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड एज, बेटा इस अर्थ पर हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म की स्टडी को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहेंगे। ठीक, 169 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बिग बैंग थ्योरी, बेटा बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी बात गलत है? ठीक, तो लिखा हुआ है पहला, इट टॉक्स द मैनी ह्यूज, बात बेटा ये मैनी ह्यूज की नहीं है बेटा, सिंगल एक्सप्लोशन हुआ था, मैनी नहीं। द यूनिवर्स एक्सपेंड हैंस द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बेटा जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ वैसे वैसे अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बेटा, डिक्रीज होगा। और गैसियस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन फॉर्म गैलेक्सीज इन प्रेजेंट डे ऑफ यूनिवर्सिटी, यस उसके बाद बेटा टेम्परेचर कूल डाउन हुआ, गैलेक्सीज बनी। ऐसी ही एक गैलेक्सी बनी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसमें बेटा अर्थ का डेवलपमेंट हुआ। मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ was supposed to have is formed about 4.5 million years back, बस ये बात भी गलत हो गई। तो करेक्ट ऑप्शन 170 इज ऑप्शन थर्ड। तो 170 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड।
थर्ड। नेक्स्ट देखें, एक्सपेरिमेंट ऑफ सिमिलर टू स्टेनली मिलर्स डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन हाउ मेनी सब्सटेंस। बेटा स्टेनली मिलर के एक्सपेरिमेंट में आपने इनमें क्या क्या बनते देखा था। एनसीईआरटी की लाइन है जिस पर आप ध्यान करेंगे। हमने शुगर बनते देखी है, हमने पिगमेंट बनते देखा, हमने फैट बनते देखा और हमने नाइट्रोजनस बेस बनते देखा। ये चार चीजें देखा है। एनसीईआरटी की पैराग्राफ की लाइन है, बहुत ध्यान से देखना। तो अपने पास चार चीजें बनती दिखाई पड़ रही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन 171 इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉसिल्स। फॉसिल्स की बात करें और दोनों को देखें। तो रॉक सेडिमेंट डिफरेंट एज कंटेंट फॉसिल्स लाइफ फॉर्म दैट डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एंड दैट पर्टिकुलर ऑफ। यस बेटा, जिस दौर में जो पाया गया है वो जीने के बाद मरा होगा, वहीं गिरा होगा जब, और उसी की मट्टी डिपॉजिट हो गई होगी और उसका फॉसिलाइजेशन हो गया होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फॉसिल्स रिकॉर्ड आर बेस्ड ऑन द सीक्वेंस अकरेंस ऑफ फॉसिल्स वेरियस डेटा यस इन सेडिमेंट्री रॉक। जैसे जैसे आगे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ होगा तो बेटा जैसे जैसे सेडिमेंटेशन हुआ उसमें जिस दौर में जो लोग पाए गए वो वहीं दब गए और ऐसी रॉक को आपने सेडिमेंट्री रॉक कहा है। तो 172 बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द फैमिली ट्री ऑफ द डायनासोर एंड लिविंग प्रेजेंट डे अ काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन। ध्यान से इस फिगर को देखें और देखें बेटा ये जो बीट है बी है, इसके सर पर तीन स्पाइनी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसलिए बेटा इनको सींगें पाई जाती हैं। इसे आप ट्राइसीरोटॉप कहेंगे, ट्राइसीरोटॉप कहेंगे। और बेटा ये जो सी वाला है ये टेरुडन के नीचे पाया जाता है, और जो टेरुडन के नीचे पाया जाता है इसे क्रोकोडिलियन कहेंगे, क्रोकोडिलियन कहेंगे, लियन कहेंगे। और बेटा ये जो ए वाला है इसे आप आर्कियोपिटेरिक्स कहेंगे, इसे आप आर्कियोपिटेरिक्स कहेंगे। अब आप जरा ऑप्शन को देखें, पहला हो गया शेर पहला ए ये लिखा है तो ए हो गया बेटा आर्कियोपिटेरिक्स, बी यहां लिखा है तो ये हो गया ट्राइसीरोटॉप, और सी ये लिखा है ये हो गया क्रोकोडिलियन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और ये फिगर देख लें, एनसीईआरटी का फिगर है। नेक्स्ट देखें, इन स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। जो बेटा स्पीसीज है इनमें 2 से 5 किलो वाले बनते हैं, और जो 97% विद एवरेज वेट है जिनका वेट इतना है, ठीक, और 99% इन्फेंट विद वेट इतना है एंड सर्वाइव। इस केस में बेटा ये सर्वाइवल हो रहा है, वन उतने रहे हैं और सर्वाइवल हो रहा है 2 to 2.5 का। ऐसे टाइप में कौन सी सिलेक्शन होगी? जो पी 2 to 2.5 है ये है लोअर वाले, और बेटा लोअर वालों के लिए आपने कौन सी कंडीशन कही थी? ये रेसेसिव वाले हैं, ठीक। इनका अगर सिलेक्शन हो रहा है मतलब क्यू का सिलेक्शन हो रहा है, पी का नहीं हो रहा, पी क्यू का नहीं हो रहा। तो बेटा अगर इधर की ओर सिलेक्शन होता है तो इसे आप डायरेक्शनल चेंजेस कहेंगे, इसे आप डायरेक्शनल चेंजेस कहेंगे। और अगर बेटा 3.3 वाले हो जाते तो इसे मीडियन कहेंगे, और बेटा 5.5 वाले हो जाते इन्हें आप डोमिनेंट कहते। तो 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें 175, और 175 में फिगर को देखें, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का केस है और विस्टन विटोलेरिया मतलब मौत का केस है। इमेज फर्स्ट रिप्रेजेंट सर्वाइवल एडवांटेज ऑफ व्हाइट विंग। अब बेटा ये जो पहली वाली फिगर है ये बताती है कि कहानी 80-50 की है, और दूसरी वाली कहानी 1920 की, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो अनपॉल्यूटेड एरिया में ब्लैक मॉथ का नेचुरल सिलेक्शन हुआ था, और बेटा जब 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 इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया तो पॉल्यूशन क्रिएट हो गया, और पॉल्यूशन क्रिएट होने पर बेटा जो ब्लैक मॉथ है उनका सिलेक्शन हो गया, इसलिए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, एवोल्यूशन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस। Evolution is not a directed process sense to determine. Evolution is based on the chance of event occurs in nature. तो बेटा अगर हम लोगों ने एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ी हैं तो दोनों बातें सही हो गई, और बेटा इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो गया।
और बेटा ये सडन होने वाले चेंजेस स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन से बाहर निकलते हैं डार्विन के अकॉर्डिंग, ध्यान रखते हैं। तो 176 असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट। तो इस तरह से अपना ऑप्शन हो जाएगा बेटा ऑप्शन फर्स्ट। तो 126 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 177 की बात करी जाए तो when more than one adapted have to occur isolated geographical area representing habit one call is। बेटा हम लोगों ने देखा जब किसी एरिया में मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन होते हैं तो बेटा बनने वाले प्रोडक्ट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करते हैं। आपने इधर से प्लेसेंटल मैमल, इधर से मार्शुपियंस मैमल की बात करी थी, दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं आमने सामने, तो मोर देन एडाप्टिव रेडिएशन चल रहे हैं और जब वो पहुंचते हैं तो दे शोस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो आप पहले में क्या लिखें, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और एडाप्टिव रेडिएशन, ये पहला है और ये दूसरा है, ठीक है, ठीक। तो आप पहले में क्या रखेंगे, एडाप्टिव रेडिएशन, और दूसरे में क्या लिखेंगे, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इस तरह से 177 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, नेचुरल सिलेक्शन और मोर इंडिविजुअल एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू। अगर बेटा मीन करेक्टर वैल्यू होगी तो इसे आप क्या कहेंगे, अगर मीन करेक्टिव वैल्यू होगी तो इसे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कहेंगे। व्हेन वन मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल करेक्टर वैल्यू टू एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिसरप्टिव। तो अपने पास 178 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, होमो हिबिलिस इज आल्सो नोन एज हैंडीमैन। यस, होमो हिबिलिस को हैंडीमैन कहा गया, होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट, बेटा ये मीट खाता था, इसलिए दोनों बातें हो गई सही। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 179 इज ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी वासा फ्रेंसिया एराइज फ्रॉम टेस्टिस। तो बेटा वासा फ्रेंसिया जो टेस्टिस से निकलती हैं इनका नंबर होता है बेटा 10 to 12। इस तरह से 180 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फर्स्ट और ये लिखा हुआ है कि वासा फ्रेंसिया बेटा 10 से 12 निकलती हैं, एनसीईआरटी फर्स्ट पेज नंबर 83। तो बेटा ये था आज का डिस्कशन, थैंक यू सो मच।